दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन एज, जिसको हम मानते हैं 450 से 1066 तक, जो रफली हम मानते हैं कि ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन पीरियड रहा था। तो उससे पहले ब्रिटेन के क्या सिचुएशन थे? उससे पहले ब्रिटेन के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो केल्ट्स थे। ये केल्ट्स यहाँ आयरन एज से ही रहते आ रहे थे। ये यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। आयरन एज हमें सबको पता है कि 800 बीसी से लेकर 100 एडी तक मानी जाती है। तो केल्ट्स जो थे वो ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। और उस समय पर भी इंग्लैंड कोई या ब्रिटेन कोई एक पर्टिकुलर कंट्री या इस तरीके से कोई नहीं था। ये अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। अब ये केल्ट्स जो थे ये ब्रिटेन या बायर्थोनिक लैंग्वेजेस बोलते थे, जो इनकी अपनी केल्टिक लैंग्वेजेस थी। ये कोई इंग्लिश नहीं बोलते थे। ये पैगन्स थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी का इनको उस समय तक नहीं पता था। ये क्रिश्चियंस नहीं थे, ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन को नहीं फॉलो करते थे। और पॉलीथीज्म यानी एक से ज़्यादा गॉड्स को ये जो है प्रे करते थे, उनको मानते थे। ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे 3rd सेंचुरी के आसपास आनी शुरू हुई थी। अब 55 और 54 बीसी में, ये बीसी की बात हो रही है, 55 और 54 बीसी में जूलियस सीजर के कुछ एक्सपीडिशंस यहाँ हुए, यानी कि इन्वेजन्स हुए। उसके बाद जो अगला रोमन एम्परर जो था क्लॉडियस, उसने भी 43 एडी में यहाँ इन्वेजन शुरू किया और ये इन्वेजन 80s तक चला, यानी कि 80 एडी तक ये चला। और ब्रिटेन जो है वो रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस बन गया, यानी कि अब ये रोमन्स ब्रिटेन को कंट्रोल कर रहे थे। रोमन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इसके बाद फोर्थ सेंचुरी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और 410 एडी तक इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से, या जो अर्ली ब्रिटेन है, अर्ली इंग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं, वहां से रोमन्स कंप्लीटली चले गए। रोमन्स के यहाँ से जाने का हमें पता चलता है, यानी रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में हमें पता चलता है एडवर्ड गिब्बन की एक बुक डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये बुक 1776 और से लेकर 1789 के बीच में 6 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी। और इसमें दोनों ही रोमन एम्पायर के पार्ट्स, यानी कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दोनों के ही डिक्लाइन के बारे में डिस्कशन हुआ है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जैसा कि हम जानते हैं, 4th सेंचुरी में इसका डिक्लिनेशन शुरू हुआ था और ईस्टर्न का हुआ था 1453 एडी में। 1453 एडी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के डिक्लाइन को हम फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जानते हैं। रोमन्स के चले जाने के बाद इंग्लैंड में जो पीरियड शुरू होता है वो होता है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये रफली 450 एडी से 1066 यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक चला। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब एंग्लो सेक्शंस के बारे में हमें मेजरली 2 बुक्स, एक तो गिल्डा की ऑन द रूइन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन, इससे ये बुक 6th सेंचुरी में लैटिन में लिखी गई थी, और एक वेनरेबल बीड की एक्लियाजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस। इन दोनों बुक से हमें मेजरली एंग्लो सैक्सन्स के बारे में पता चलता है। एक्लियाजिस्टिकल हिस्ट्री 8th सेंचुरी में लिखी गई थी और ये भी लैटिन में ही लिखी गई थी। रोमन्स जब ब्रिटेन से चले गए थे तो इनके ऊपर, यानी कि इंग्लैंड जिसको हम बोल रहे हैं, उस पर पिक्ट्स, स्कॉट्स, आयरिश जैसे जैसे कई लोगों ने वहाँ पर इन्वेजन शुरू कर दिया। इनसे लड़ने के लिए यहाँ के जो एंग्लो सैक्सन्स, जो यहाँ के जो लोग थे,
उन्होंने जर्मनिक मर्सनरी ट्राइब्स को, 3 जर्मनिक मर्सनरी ट्राइब्स को यहाँ पर बुलाया, जो थे एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये 3 जर्मनिक मर्सनरी ट्राइब्स थी और इनको वोर्टिजन इस वोर्टिजन नाम के एक केल्टिक वारलॉर्ड ने जो लोग इन्वेड कर रहे थे उनसे लड़ने के लिए बुलाया था। और ये धीरे धीरे ये लोग जो है 5th सेंचुरी तक धीरे धीरे यहाँ पर सेटल हो गए और इसी वजह से इस एज का नाम जो है वो पड़ा था एंग्लो सैक्सन एज। एंग्लो सैक्सन्स का जो किंगडम था यानी इंग्लैंड जो उस समय पर था वो 7 किंगडम्स में या 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये 7 छोटे छोटे जो एरियाज थे, इनमें थे पहला नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स और कैंट। ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पर अलग अलग रूलर्स थे और ये 7 थे, इसलिए इसको हेप्टार्ची के नाम से जाना जाता था। हेप्टार्ची ये था 600 से 800 के बीच का टाइम और इस दौरान इन पर लगातार डैनिश वाइकिंग्स पायरेट्स होते हैं, डैनिश जो स्कैंडिनेविया से थे, वो इस टाइम पीरियड के दौरान इन पर लगातार अटैक्स करते रहते थे। इनमें सबसे पावरफुल जो किंगडम था वो था वेसेक्स का एक किंग था किंग एल्फ्रेड। इसका रूलिंग पीरियड था किंग एल्फ्रेड ने 849 से 899 तक वेसेक्स पर रूल किया और ये सबसे पावरफुल किंगडम था। और इस दौरान इसकी कई बार डैनिश से लड़ाई भी हुई, वॉर भी रहा लगातार। और बीच बीच में वॉर के दौरान कई सारे एरियाज पर वाइकिंग्स का रूल हो गया, यानी डैनिश का रूल हो गया। तो जिस एरिया पर डैनिश का रूल था उसको डेनला बोला जाता था। ठीक है, तो किंग एल्फ्रेड की ये बात थी। अब अगर क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें इस पीरियड के दौरान, अगर जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, तो क्रिश्चियनिटी की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से नहीं आई थी। सेंट अगस्टीन ऑफ कैंटरबरी के सेंट अगस्टीन ने एक मिशन लेड किया जिसका नाम था ग्रिगोरियन मिशन। ये 597 की बात थी। 597 में एक मिशन लीड किया और केंट के राजा किंग एथेलबर्ट को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 1699 तक पूरा का पूरा जो है पैगन रिलीजन वो क्रिश्चियनिटी से रिप्लेस हो गया था यहाँ पर। उससे पहले क्रिश्चियनिटी और एंग्लो सैक्सन कल्चर यहाँ पर साथ साथ चलता आ रहा था। अब चलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की तरफ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ था। 1066 और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में मिडल इंग्लिश पीरियड शुरू हो जाता है। 1066 के बाद मिडल इंग्लिश पीरियड शुरू हो जाता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हेस्टिंग्स एक ऐसी रिवर थी जिसके ऊपर ये जो वार हुआ था, जिसके तटों पर या जिसके साथ में ये वार हुआ था। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इंग्लैंड का लास्ट जो मेजर एंग्लो सैक्सन रूलर जो था वो था एडवर्ड द कन्फेसर। इस एडवर्ड द कन्फेसर का कोई लीगल हेयर या उत्तराधिकारी, लीगल सन नहीं था और इसलिए इसका दोस्त जो था विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, उसको इसने प्रॉमिस किया था कि इसकी डेथ के बाद, एडवर्ड की डेथ के बाद जो इंग्लिश थ्रोन होगा वो विलियम का होगा। तो जब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई तो इसका या तो वो एक
इलीगल सन था या माना जाता है ब्रदर इन लॉ था। हैरोल्ड गॉडविनसन, ये हैरोल्ड गॉडविनसन माना जाता है एडवर्ड का या तो इलीगल सन था, इलिजिटिमेट सन था, या इसका ब्रदर इन लॉ था। हैरोल्ड ने इंग्लिश थ्रोन पर कब्जा कर लिया। ये बात विलियम डूक ऑफ नॉर्मैंडी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इंग्लैंड पर अटैक कर दिया। अटैक में हैरोल्ड हार गया, उसकी आई में तीर लग गया और वो मर गया, और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी का इंग्लैंड पर कब्जा हो गया, इंग्लिश थ्रोन पर कब्जा हो गया। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि जो विलियम था ये नॉर्मैंडी से था। नॉर्मैंडी फ्रांस में एक जगह है, नॉर्मैंडी नाम की जगह से था, इसलिए ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के जस्ट बाद इंग्लैंड में, जैसा कि बताया जा चुका है, मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू हो गया था। इस टाइम के लिटरेचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद मिडिल जो इंग्लिश पीरियड है उसके बारे में भी हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे।